हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें अपन ने पढ़ लिया था व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। तो आज 3 टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। बचे हुए जो 3 हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ-साथ में जैसे-जैसे अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो रहा है, साथ-साथ में अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद अपन एक लाइव क्लास रखेंगे। उसके अंदर अपन जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था? इट वाज स्टेटेड बाय जॉर्ज साइमन ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम जो राइट साइड में अपन ने पिक्चर लगा रखी है, ये उन्हीं की लगा रखी है। ये काफी फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए, जैसे कि टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट रखें, अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे अपन कोई कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, तो उस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके एंड्स पे अपन ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो अपने पास में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको लर्न रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना क्योंकि डायरेक्टली इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इन वोल्ट, इसको अपन वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। I इज करंट इन एम्पियर, और एम्पियर को अपन जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल A से करते हैं। एंड R इज रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि वीआई ग्राफ, अगर अपने कंडक्टर लेते हैं और उसके एंड्स पे अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट करंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और वो ओम साहब ने बताया था कि जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। वी बड़ा होगा तो आई बढ़ जाएगा, वी घटाओगे तो आई घट जाएगा। ठीक है, तो वहां पे उसको यूज करते, वी और आई की वैल्यूज को यूज करते हुए अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस ग्राफ का जो स्लोप है वो इक्वल होता है रेसिस्टेंस के। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होता है दैट इज रेसिस्टेंस। क्लियर है? ये जो लो है इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग वी आई एंड आई वी ग्राफ्स फॉर कंडक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ये ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन करके दोनों देख लेते हैं, वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ। ठीक है, तो पहला अपन ने जो लिया है वो है वी आई ग्राफ। अब वी आई ग्राफ बेसिकली क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना है, जो पहले वाई एक्सेस के ऊपर जो चीज रखी है ना उसको पहले अपन डिनोट करते हैं और उसके बाद जो एक्स एक्सेस पे है उसको डिनोट करते हैं। तो ये अपना कौन सा ग्राफ हो गया? वी आई ग्राफ हो गया। क्लियर है? ओके। अब इसमें अपन ने एक बात बोल रखी है कि ऊपर वाला जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है अपना, ये वाला जिस कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा और नीचे वाले का क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा। अब ऐसा क्यों होगा उसको समझ लेते हैं। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो मैं पोटेंशियल ये मैंने अप्लाई किया, वॉट एवर इज पोटेंशियल, ये एक्स है। ठीक है, एक्स वोल्ट। ओके, तो एक्स वोल्ट पे जो फर्स्ट जो अपना कंडक्टर है, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कोई करंट होगा, मैं मान लेता हूँ लेट्स से 2 एम्पियर, और यहाँ पे एक अपने पास में करंट होगा। तो यहाँ देखो आगे जो वाला जो है ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो ज्यादा करंट होगा, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज 4 एम्पियर। तो अपने को बात करनी है रेसिस्टेंस की। अब रेसिस्टेंस अपना क्या होता है, अपने को पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। ओके, तो फर्स्ट केस में अपन बात करें तो फर्स्ट केस में जो अपना रेजिस्टेंस आएगा ग्रीन वाले इस कंडक्टर के लिए वो क्या आएगा? वोल्टेज कितना? X। आई कितना इस केस में? वो है अपना 2 एम्पियर, तो हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरे केस में बोल देता हूँ लेट्स से ये R डैश है,
जो अपना वॉयलेट वाला जो ग्राफ है उसके लिए अपन निकालें तो ये भी v बाई आई होगा। v तो सेम है, v क्या है, v इज x, और अपना जो करंट है वो 4। अब ध्यान से देखो इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो न्यूमरेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर नीचे वाले का बड़ा है, मतलब एक वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को जब छोटे नंबर से डिवाइड करो, सपोज करो x अपना 10 है, वोल्ट में 10 मान लेते हैं, 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 10 की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे 5 आएगा, मेरा रेजिस्टेंस क्या आएगा, 5 ओम। तो इस केस में अगर मैं 10 रखता हूँ तो क्या होएगा, 2.5 ओम। मतलब न्यूमरेटर अपना कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको वो वैल्यू छोटी होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि ऊपर वाला जो हरे वाला अपना ग्राफ है उसका रेजिस्टेंस हाई है और नीचे वाले का लो है। अब ये सब आप एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जब आपको ग्राफ दिया हो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको देखना है जो करंट वाला जो एक्सेस है ना, यहाँ पे एक्स एक्सेस, इससे कितना एंगल बना रहे हैं दोनों ग्राफ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो ग्रीन वाला अपना ग्राफ है ये करंट वाले एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से θ1, और इसका रेजिस्टेंस मैं R1 बोल देता हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और जो अपना वॉयलेट वाला जो ग्राफ है उसका एंगल है θ2। मुझे बताओ इन दोनों में एंगल बड़ा कौन, θ1, और ये जो वॉयलेट वाला है इसका रेजिस्टेंस लेट्स से R2। तो अपने को पता θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अब θ1 ये कौन से वाले ग्राफ का एंगल है, ये है R1 वाले, तो ये R1 विल बी ग्रेटर देन R2। क्लियर है ना ये बात। अब मान लो अगर अपने को 2 की बजाय 3 दे दे, एक बीच में और दे दिया ऐसे, ठीक है, ये एक कोई दूसरा कंडक्टर है जिसका ग्राफ अपने ड्रॉ किया है वी आई ग्राफ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ लेट से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रेजिस्टेंस बताना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे जो अपना ग्रीन वाला जो ग्राफ है उसका एंगल मान लेते हैं θ1, रेड वाले का θ2 और इसका θ3। अब अपने को पता है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो सबसे बड़ा होगा R1, उसके बाद होगा R2 और उसके बाद होगा R3। तो सबसे बड़ा R1, सबसे छोटा R3। ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हो गई वी आई ग्राफ की। अब बात करते हैं आई वी ग्राफ की। सेकंड वाला जो ग्राफ है वो अपन ने आई वी ग्राफ लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई एक्सेस पे अपन ने आई लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, एक्स एक्सेस पे वोल्टेज। अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो रेड वाला जो ग्राफ है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और जो ब्लू वाला है उसका है 40 ओम। वहीं पे इधर अगर देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, मैं रब कर देता हूँ, तो अपने को बोल रखा है कि जो ऊपर वाला ग्राफ है ना इसका रेजिस्टेंस हाई है और नीचे वाले का क्या है, लो है। बट वहां पे ऊपर वाले का लो है, नीचे वाले का क्या है, हाई है। अब ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से वो देख लेते हैं अपन, सेम वही मेथड अपन बात कर लें। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे बात करें तो वोल्टेज कितना है 100, आई कितना है 5। तो अपने को पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। तो V इज 100 बाई I इज 5, तो ये अपना हो जाएगा 20 ओम। तो ये ऊपर वाला अपना R1, इसको R1 बोल दो तो 20 ओम आ गया। R2 की बात करें, नीचे वाले को R2 बोल दें। तो V कितना है, यहाँ पे भी 100 है, पर I करंट क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, ये अपना लगभग दोनों के बीच में है तो ये 2.5। तो ये 2.5 है, जब इसको कट करके ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, इट विल बी 40 ओम। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला अपन ने, ठीक है। अब आपको देखो मैंने जो रेजिस्टेंस दिए हुए थे वो हटा दिए। अगर एग्जाम में यहाँ पे आपसे पूछ ले बताओ इसको बोल दे R1, इसको बोल दे R2, तो निकाल सकते हो ना R1 और R2 कितना होगा। कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, वहाँ पे वोल्टेज देखो, उसके करस्पॉन्डिंग करंट देखो। इसी तरीके से R2 के लिए अपन यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अपना वोल्टेज है वो देखेंगे और यहाँ पे जो करंट है वो देख लेंगे। तो V बाई आई निकाल के अपन रेजिस्टेंस बता देंगे। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब अगर आपको पूछ ले कि कौन सा इन दोनों में बड़ा है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की। अपन ने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि जिस ग्राफ का एंगल करंट वाले एक्सेस से ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो करंट वाला जो है अपना एक्सेस कौन सा, वाई एक्सेस। तो यहाँ से अपन बात करें तो इसका एंगल, मैं इसको बोलता हूँ लेट से R1, इसको बोलता हूँ R2। तो ये एंगल होगा अपना θ1 और ये वाला जो है इसको बोलते हैं θ2। अब मुझे बताओ एंगल कौन सा बड़ा है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन ना, क्योंकि ये देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट आएगा एंगल के अंदर।
तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन नेगेटिव लेते हैं, वो 11th क्लास में कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं है अपना। तो पर अगर अपन यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ये एंगल है ये बड़ा है दूसरे वाले से, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो यहाँ से R1 विल बी ग्रेटर देन R2। इसी तरीके से मान लो आपको एक और आपको ग्राफ दे दिया जाए, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से ये वाला अपने को एक ग्राफ और दे दिया, और इसको मैंने बोला R3, लेट से दिस इज R1, दिस इज R2। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ ताकि और क्लियरिटी बने। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे अपन, पहले एंगल देखेंगे ये वाला, इस एंगल को बोलते हैं θ2, ये R2 है तो θ2 बोल देते हैं, इस वाले को अपन बोल देते हैं θ1, और इस वाले को बोल देते हैं θ3। तो अपने को पता है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 इज ग्रेटर देन θ3, तो θ2 के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 विल बी ग्रेटर देन R1 विल बी ग्रेटर देन R3। इस तरीके से इस ऑर्डर में ये रेजिस्टेंस होंगे। क्लियर है ना बात? चलिए, तो इसी पे बेस्ड अपने को एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे अपने को 3 रेजिस्टेंस दिए, तो यहाँ पे अपने को ऑर्डर बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना, जो अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, या तीनों बराबर है वो देखना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि करंट वाले एक्सेस से अपन देखेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये R3 तो इसको θ3 बोल देते हैं, ये मेरा θ2 एंड दिस इज θ1। तो अपने को पता है कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो यहाँ से R3 विल बी ग्रेटर देन R2 विल बी ग्रेटर देन R1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में करके आ जाते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। भाई ये जो है ये किसके लिए है, ये VI ग्राफ के लिए होगा। जब I होगा उस केस में क्या होगा, R1 सबसे बड़ा एंगल होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा। अब एग्जाम में गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की अभी डेफिनेशन की अगर बात करें तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ चार्जेस। अब अपने नेचर में जितने भी कंडक्टर मिलते हैं ना अपने को, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, सब क्या करते हैं, इसमें जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। ये सारे के सारे कंडक्टर्स इन चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ये एक तरीके से फ्रिक्शन की तरह होता है, जैसे सरफेस को स्मूथ होती है तो वहाँ कम फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा रफ होती है तो वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो उसी तरीके से अगर अपन बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर भी एक फ्रिक्शन है। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पे उनको एक अपोजिशन मिलता है या फिर एक फ्रिक्शन मिलता है, उसी प्रॉपर्टी को अपन रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, दैट इज R इज इक्वल टू VI। कहाँ से आया, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहाँ से R अपना क्या हो जाएगा, V बाई I। क्लियर है? तो ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम, डिनोटेड बाय ओमेगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो अपन ने देखो राइट साइड में बेसिकली एक कंडक्टर लिया है ना, ये वाला एक वायर है सपोज करो ना, और वायर को अपन ने अगर उसको जूम इन करके देखें तो अपने बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप होगा, और सिलेंड्रिकल शेप में ये वाला अपने इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ये वाला? ओके। अब इस कंडक्टर की एक लेंथ होगी, जो वायर है इसकी एक लेंथ होगी, ये वाली, इसको बोलते हैं L। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो रेसिस्टेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है अपना लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं अपन रेसिस्टिविटी। वेयर रो, ये वाला जो है बेसिकली रो है ना, where rho is a constant of proportionality and is called electric resistivity of material of conductor. It is a characteristic property of the material। जो अपन ने थर्ड बात की थी ना, नेचर ऑफ मटेरियल, वो यहीं से ही आता है, रो से ही। ये जो रो होता है हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये कहाँ से आई, तो देखो अपने को पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A।
अगर मैं यहाँ से रो को एक तरफ रखूँ, बाकी सबको एक तरफ ले जाऊँ, तो देखो ए मल्टीप्लाई में एल डिवाइड में चला जाएगा, तो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए बाय। यहाँ से अपन बात करते हैं रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया को क्या लिख सकते हैं अपन, एल इंटू एल लिख सकते हैं ना। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, एल इंटू एल अपॉन एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो रेसिस्टेंस अपने को पता है कि ओम होता है। लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो होती है मीटर, तो यहाँ से अपने को जो रो है या रेसिस्टिविटी है उसकी ऐसा यूनिट पता लगती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्लियर है ये बात? चलिए, इस पे बेस्ड अपना 2024 में क्वेश्चन ही पूछा गया था, उसको सॉल्व करेंगे आगे अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ए कंडक्टर हैविंग एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेसिस्टर। ऐसा कंडक्टर जिसमें ठीक ठाक अमाउंट में रेजिस्टेंस हो उसको अपन रेसिस्टर बोलते हैं। इट इज यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। क्या कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे, आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई आर को अपन नीचे ले गए। ओके, अब अपन ने क्या किया, वोल्टेज को सेम रखे अपन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, किसी बैटरी को लगा रखा है अपन ने, और अगर उस सिस्टम का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपन चेंज कर दें, इसको बढ़ा दें, तब तो जो आई है वो कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को कम करें तो आई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो V को सेम रखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, R की हेल्प से करंट का जो फ्लो है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट, द करंट थ्रू ए रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। अभी अभी देखा अपन ने कि जो I होता है दैट इज V बाई आर ना, तो I बेसिकली क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेसिस्टेंस के, ठीक है। If the resistance is doubled, then the current get halved if voltage is kept constant. It has many practical applications. अब देखो यहाँ पे पहले अपन ने लिखा हुआ है I is equals to V by R। मैं बोलता हूँ एक नया करंट क्या होगा, I डैश, अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूँ तो ये बनेगा V by R, को डबल करना है 2R, और इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ V बाई आर, और V बाई आर अपना क्या था, ओरिजिनल I था, तो I डैश जो होगा अपना दैट विल बी इक्वल टू, ये अपना I हो गया, हाफ ऑफ I, तो ओरिजिनल करंट का हाफ हो गया ना। जब अपन ने वोल्टेज को सेम रखते हुए क्या किया, R को डबल किया, तो करंट अपना हाफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपन ने रेजिस्टर्स को दिखा रखा है, ठीक है, ये किस तरीके से होते हैं, इस तरीके के आपको देखने के मिलेंगे अगर गैजेट्स को आप खोलोगे तो। इसके ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है ना, ये इंडिकेट करती हैं बेसिकली अलग अलग रेजिस्टेंस को ना, इन्हीं स्ट्राइप से अपन डिसाइड करते हैं कि कितने रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टर है जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और रेओस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज टू चेंज रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या होता है, एक रेओस्टेट नाम का अपने पास में एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, विदाउट वोल्टेज चेंज किए अपन करंट को चेंज कर सकते हैं उसको यूज करते हुए। कैसे होता है, देखो ये राइट साइड में मैंने ये पिक्चर ले रखी है, ये वाली रेओस्टेट की है बेसिकली। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से अपना करंट आ रहा है, ऊपर वाले में मैंने देखो यहाँ पे स्केमेटिक डायग्राम बना रखा है, तो वहां से इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो करंट इन हो रहा है और यहाँ से करंट आउट हो रहा है, ऊपर से, है ना, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। अब बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास में कंडक्टर जिसमें से ये करंट इनपुट देंगे तो इसमें करंट आएगा भाई, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये करंट जो कॉइल्स है अपने पास में, और ये जो आउटपुट है उसके लिए अपने पास ऊपर एक वाइपर जैसा अपने पास होता है, ये वाला, ये जो नीचे दे रखा है, इसको अपन आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब ये कॉइल ऑफ वायर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और अपन ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस वाइपर को यहाँ लगाऊं तो देखो इसमें टर्न्स बढ़ जाएंगे, जिसमें से यहाँ लगा देते हैं तो फिर यहाँ से होते हुए करंट यहाँ जाएगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वाइपर यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या होगा, करंट यहाँ से आके ये सारी कॉइल्स में से निकलता हुआ फिर यहाँ से निकलेगा, तो अपने पास लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मैं वहीं पे इस वाइपर को जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वहां पे अपन रखते हैं, तो यहाँ ये टच में रहता है इसके ना, ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अपने पास जो करंट को इस कंडक्टर में से, वायर में से कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो अपने पास में वायर की लेंथ कम होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली जो रेओस्टेट है वो काम करता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, अपने पास खूब सारी वायर की कॉइल होती है, और यहाँ पे जो कॉइल है, इस अगर इस ब्रश को या फिर इस वाइपर को, एक तरीके से वाइपर ही होता है, इसको अगर अपन इधर करेंगे तो यहाँ पे ये इनपुट और ये आउटपुट,
तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ बढ़ती जाएगी कंडक्टर की, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और है अपने पास। रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉय इज वेरी लो, जो कि होती है अपनी 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो मेटल्स और अलॉयज की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बेसिकली कम होती है ना। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेसिकली मेटल ज़्यादा अच्छे होते हैं अलॉयज से, बात करेंगे क्यों। रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, जैसे रबड़ है अपना, ग्लास है, इन सब की जो होती है रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई। और ये कहाँ से कहाँ होती है, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक। ठीक है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, ध्यान रखना है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है। Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. Alloys do not oxidize, burn radially at high temperatures. So they are used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. तो देखो यहाँ पे जो अपन ने राइट साइड में डायग्राम ले रखा है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो हीटिंग अपने पास में कोयल है, ये एलिमेंट है ना, ये वाला एलॉय का बना होता है। इसी तरीके से अगर अपन लाइट बल्ब में बात करें तो ये अपने पास ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, ये भी एक एलॉय होता है। इसी तरीके से अपने पास में से टोस्टर के अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होता है, वो एलॉय से बने होते हैं। अब एलॉय क्या होता है, बेसिकली एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो हायर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना है ना। हायर होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से जिससे बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक एलॉय होता है कॉन्स्टेंटेन, और ये किसका बना होता है, ये बना होता है अपना कॉपर प्लस निकल का। ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या बताया अपने को कि जो कॉन्स्टेंटाइन जो एलॉय है ना, इसका जो रेसिस्टेंस है वो कॉपर से भी ज्यादा होगा और निकल से भी ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, ये एलॉय जो है, ये जिन एलिमेंट से बना हुआ है उनके जो रेसिस्टेंस है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो है उनसे ज्यादा होता है। कॉपर से भी ज्यादा होगा और निकल से भी ज्यादा होगा, मतलब जिसका ज्यादा है उससे भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो इसमें निकल का ज्यादा होता था रेसिस्टेंस, तो निकल वाले से भी ज्यादा होगा इसका। क्लियर है बात? चलिए। टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर अपना जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे लॉस कम होगा, तो इसलिए अपन यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इसका, कॉपर और एल्यूमिनियम का। जनरली कॉपर ज्यादा बेटर होता है किससे, एल्यूमिनियम से। कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है। नेक्स्ट अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपना 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. Okay, what will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm? How much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled? देख लेते हैं भाई। अपने को गिवन क्या क्या है, गिवन इज, पहला अपने को गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर गिवन है दैट इज 0.2 mm। तो यहाँ से रेडियस अपन पता कर सकते हैं, रेडियस क्या होगी, डायमीटर बाई 2 दैट इज 0.2 बाई 2 दैट इज 0.1 mm। अब अपन ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं तो रेडियस को अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तो ये बन जाएगा 0.0001 मीटर। नेक्स्ट अपने को क्या गिवन है, रेसिस्टिविटी, मतलब रो गिवन है अपने को, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओके। फिर अपने को बोल रहा है कि रेसिस्टेंस गिवन है दैट इज 14 ओम, और अपने को निकालना है लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस अपने को गिवन है दैट इज 14, रो गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, एल अपने को निकालना है एरिया। एरिया क्या होगा, अब अपने कॉपर वायर की बात कर रहा है तो इसका डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो अपने को आर पता है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है अपना, 0 इंटू 0.0001 स्क्वायर। यहाँ से अपन एल निकाल लेंगे, एल को अपन लेफ्ट में रखते हैं, बाकी इसको सब राइट में लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में। तो यहाँ से अपना एल जो होगा दैट विल बी 14 इंटू पाई इंटू 0.0001 स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 4 जीरो जाएंगे, पर स्क्वायर है तो कितने जाएंगे, 8। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 14 इंटू पाई को लिख लेते हैं 22/7
इंटू 1, और यहाँ से जब पॉइंट हटाया अपन ने तो नीचे चला गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻8। ऊपर वाला पॉइंट हटाया तो नीचे 8 जीरो आ गए, ठीक है, मतलब 10⁻8। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सेम बेस है, ऐड करेंगे तो -8 + 8 जीरो हो जाएगा। 10⁻0 किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है 1, तो ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, यहाँ से 7 कट कर देगा इसको, 244/1.6। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 440/16, 4 से कट कर दें 110/4। तो यहाँ से अपना बनेगा 2 जा 8, 7 जा 28.5 मीटर। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने को कितना लेंथ चाहिए वायर की ताकि रेजिस्टेंस 14 ओम हो, तो वो चाहिए अपने को 27.5। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो पूछ रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड। देखो यहाँ पे है ना, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? तो अपने को पता है कि इनिशियली जो रेसिस्टेंस था, सपोज करो आर, दैट इज रो एल बाई ए क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अपन ने डायमीटर को डबल कर दिया, अपना क्या होगा, रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ से अपना जो नया आर डैश आएगा उसको अपन लिख सकते हैं रो एल बाई पाई आर की जगह अपना 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल बाई पाई 4r²। यहाँ से देखो आर डैश विल बी, मैं 4 को इधर ले आता हूँ तो 1/4 और अपने ब्रैकेट में आ जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये वाली चीज़ और ये वाली सेम है ना, तो आर डैश जो अपना होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल आर। पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपने से, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा वो बताना है अपने को। तो अपने को पता है कि ओरिजिनली आर कितना था, आर अपने को पता है यहाँ पे था 14 ओम, इनिशियली 14 ओम था, ये 14 ओम हो गया। आर डैश कितना हो गया, 14/r/4 हो गया ना आर डैश, यहाँ पे अपन ने देखा तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3.5 ओम। और यहाँ पे अपने को चेंज कितना है रेजिस्टेंस में वो देखना है। तो ओरिजिनली 14 ओम था, फाइनली कितना होगा 3.5, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस दैट इज 14 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा अपना 10.5। कितना चेंज हुआ है रेजिस्टेंस, ओरिजिनली ज़्यादा था फाइनली कम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की, ए क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा क्लोज पाथ जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाए उसको अपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, सेल के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। सेकंड कंडक्टर, वायर बेसिकली। थर्ड है लोड या रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में बल्ब हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, फैन, फ्रिज, टीवी, सारे के सारे क्या हैं, लोड है ये सारा, ठीक है। इनके अंदर रेसिस्टेंस तो होगा ना कुछ। चलिए तो यहाँ पे अपन बात करेंगे बल्ब और रेसिस्टर्स की। फोर्थ है स्विच, तो स्विच क्या होता है, कभी ऑन करें कभी ऑफ करेंगे, है ना। तो स्विच है टू कंट्रोल द करंट, करंट कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो देखो राइट हैंड साइड में वही दे रखा है अपन ने। तो यहाँ पे देखो बैटरी लगा रखी है, और यहाँ पे ये वाला अपन ये लीवर है, ये बेसिकली अपना क्या है, ये स्विच है अपना इस केस में, है ना। तो यहाँ पे देखो जो सर्किट है कंप्लीट, अपन बात करें क्लोज सर्किट है तो यहाँ बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। बट सेकंड वाले के अंदर देखो जो सर्किट है, ये वाला जो स्विच है ये यहाँ से अपन ने ऊपर कर रखा है, तो यहाँ पे जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब क्या ग्लो करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ सर्किट्स, फर्स्ट है ओपन सर्किट, नो करंट फ्लोज, सेकंड है क्लोज सर्किट, करंट फ्लोज कंटिन्यूसली। जहाँ क्लोज सर्किट होगा वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जहाँ ओपन सर्किट होगा वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अब अपने पास में यहाँ पे सर्किट में कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए अपन सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम, तो ध्यान रखना एक इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इस तरीके से होता है, मैं ये बना के दिखा रहा हूँ साथ के साथ में, देखते जाना। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसको अपन बेसिकली इस तरीके से, पॉजिटिव के लिए जो ये डंडा होता है बड़ा होता है ना, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा जो होगा ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, बैटरी। ध्यान रखना है कैसे है, सेल्स को अगर कंबाइन करना है, जैसे मेरे को 4 सेल को कंबाइन करना तो कैसे करूँगा, पहला सेल में लिखूंगा ये मेरा बड़े वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव,
फिर नेगेटिव वाले पे मैं इस तरीके से एक लाइन खींचूँगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले सेल के जो पॉजिटिव एंड है उस पे जाके कनेक्ट होगा, फिर छोटे वाला नेगेटिव वाला एंड इसका, फिर वापस दूसरे जो अगला जो सेल है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, फिर इसका नेगेटिव एंड इससे अगले वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इस तरीके से अपन ने ये 4 सेल बना दिए। क्लियर है? और इसी कॉम्बिनेशन को पूरे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है। थर्ड जो है वो है अपना प्लग की और स्विच। ओपन जो स्विच होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपना जो स्विच होता है ना उसको ऑफ कर देते हैं, मतलब सर्किट अपना ओपन सर्किट हो गया है वो, है ना, वहाँ करंट फ्लो नहीं करता। लाइट ऑफ करते हैं तो क्या होता है, लाइट ऑफ हो जाती है क्योंकि करंट फ्लो नहीं करता वहाँ पे, है ना। तो उसके लिए अपन उस स्विच के लिए यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है। फोर्थ है अपना प्लग की और स्विच क्लोज्ड। क्लोज्ड होगा तो इसके बीच में एक इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे ऐसे डार्क सा करके, ये क्लोज्ड है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके सर्किट बनाने के ना, भी अपन बात करेंगे, क्वेश्चन भी लिया है अपन ने तो डिस्कस करेंगे। एक वायर जॉइंट, अगर मान लो एक वायर जा रहा है ऐसे, इसको जॉइंट देना है, तो यहाँ से इस पॉइंट से जॉइंट दे दो। ये बेसिकली क्या बताता है, वायर जॉइंट, ये सिंबल जो है वायर जॉइंट का है। नेक्स्ट है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ज्वाइन किए बिना, मतलब एक एक वायर ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर से एक वायर और जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक वायर ऐसे जाएगा फिर इसके ऊपर से अपन इस तरीके से निकाल देंगे, तो 2 वायर हो गए जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। सेवंथ है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ध्यान रखना है, इस तरीके से अपन यूज करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एक बल्ब का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो जनरली अपन यही यूज करते हैं, ये वाला इजी होता है बनाने के लिए। नेक्स्ट है ए रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेसिस्टेंस के लिए अपन क्या करते हैं, रेसिस्टर जो होता है उसके लिए अपन इसे जिग 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 बनाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस आर का अपने पास में एक रेजिस्टर है। ठीक है। ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट। तो रेओस्टेट के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपली जो अपना रेजिस्टेंस है ना उसमें इस तरीके से एक एरो मार दो, ये रखे रेओस्टेट बताएगा, या फिर एरो नहीं मार के आप क्या करो, इसके बजाय आप एक ऐसा इस तरीके से ये बना दो, ये भी रेओस्टेट है। ये वाला अपन ने अभी भी समझा था ना, ये वाइपर, इसको अपन क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो जो करंट फ्लो करता है वो क्या है, इसके अंदर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ को कम ज़्यादा करने का काम आता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर लेंथ ज़्यादा होगी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में एमीटर। एमीटर के लिए सिंपली आप क्या करोगे, गोला बना के उसमें ए लिख दोगे और दोनों तरफ कर दो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। वोल्ट मीटर के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, वही वी लिख दो इस गोले में और दोनों तरफ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है। जिस तरफ बैटरी का प्लस उधर प्लस, जिधर बैटरी का नेगेटिव उधर नेगेटिव। क्लियर है बात? चलिए, तो चलिए नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम पे ही बेस्ड, 2024 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट each, a 2 ohm resistor, 6 ohm resistor and a 16 ohm resistor and a plug key all connected in series। सारे के सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। पुट एन, ये सीरीज और जो पैरेलल वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट अगला अपना जो टॉपिक होगा उसमें समझेंगे ना। पुट एन एमीटर टू मेजर द करंट इन सर्किट एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस 16 ohm resistor to measure the potential difference across its two ends. Use Ohm's law to determine ammeter's reading and voltmeters reading when key is closed। ध्यान रखना है, जो प्लग की है ये कैसी है, क्लोज्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, वो तो अपन अगला जो टॉपिक करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वहां अपन इसको निकालेंगे। अभी अपन सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक बैटरी लेनी है जो कि 4 ड्राई सेल से बनी हुई है, तो 4 अपन कनेक्ट कर लेते हैं पहले, ये 1 2, ये अपना 3 और ये अपना 4। ठीक है। ओके। ये अपना पॉजिटिव एंड होगा, ये अपना नेगेटिव होगा। जो छोटे वाला है ये जो बड़ा इस तरीके से लाइन है इसको पॉजिटिव और छोटे वाले को अपन नेगेटिव मानते हैं। तो 4 है, 1.5 1.5 4 है टोटल अपने पास, तो 4 इंटू 1.5 दैट इज 6 वोल्ट हो गई है। ठीक है। ओके। उसके बाद में अपने को बोला है कि रजिस्टर लगाने, एक तो 2 ओम का, एक 2 ओम का ही हो गया, एक 6 ओम का, ये अपन 6 ओम का बोल देते हैं, एक 16 ओम का, इस तरीके से। ठीक है। ओके। इसके बीच में अपने को एक प्लग की लगानी है, प्लग की लगाने में इधर लगा देता हूँ, प्लग की तो अपन इधर लगा देते हैं, क्लोज करना है इसको। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं अपन 2 ओम, ये 6 ओम और ये 16 ओम। उसके बाद में यहाँ पे एमीटर लगाना। एमीटर हमेशा मैंने बताया था कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, तो इस सर्किट में कहाँ लगेगा एमीटर, यहाँ लगेगा, ये इस तरीके से।
और इस एमीटर में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो है बैटरी का नेगेटिव, तो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला किससे कनेक्ट करेगा, पॉजिटिव से। क्लियर है? ओके। अब अपने को बोल रहा है कि वोल्ट मीटर भी लगाना है कहाँ पे, अक्रॉस 16 ओम रजिस्टर। तो अपने को 16 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना। वोल्ट मीटर कैसा लगता है, पैरेलल में लगता है, बताया था। तो यहाँ पे अपना लगेगा वोल्ट मीटर वी, और ये अपना नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये साइड अपने को पता है नेगेटिव है, और ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये साइड अपनी पॉजिटिव है। समझ रहे हो? चलिए, तो ये अपना सर्किट डायग्राम बन गया है जो अपने को पूछा था। अब एमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ओम्स लॉ यूज करते हुए, वो अपन देखेंगे अगले टॉपिक के बाद। इसी क्वेश्चन को वापस से इस क्वेश्चन पे आएंगे और ये सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट ए और पार्ट बी। अपन ने सर्किट डायग्राम था वो बना दिया, इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर अपना सर्किट डायग्राम का है, 1 नंबर एमीटर की रीडिंग का है, 1 वोल्ट मीटर की रीडिंग का है। इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए, बाय बाय।